हेलो बेटा, दक्षिणा की क्लासरूम में मेरे साथ आपका स्वागत है फिर से। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट एंड शायद ये लास्ट क्लास होगी हमारी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर की, जिसके अंदर हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे विद वाटर मूवमेंट ऑफ द प्लांट। ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्या पढ़ा, अगर जल्दी से उसका रिकैप करें हमने लास्ट वाले लेक्चर में। देखो बेटा, वाटर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये पढ़ने की कोशिश करी। हमने ऑब्जर्व किया कि वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद पाथवे क्या लेता है। पाथवे के नाम पे पुत्र आपने सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पढ़ा और जाना यहाँ से वाटर ले रहा है जाइलम का पाथवे, राइट। अब जाइलम में, इस पूरे जाइलम में मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है, इस जाइलम में मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, ये आज की कहानी है। तो देखो इस कहानी में क्या मेरी बात होती है। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके दो तरीके। एक, आप पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना सकते हो। आपको पाइप वाला एग्जांपल याद है ना, पीछे से नलका आपने चला दिया। या फिर आपको स्ट्रॉ वाला एग्जांपल भी याद है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो पॉजिटिव या फिर आप नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। बेटा क्या है, कहते हैं एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट, वाटर फॉलोज its potential gradient and increases the pressure inside the xylem। important line है बेटा ये। पानी अभी एब्जॉर्ब छोड़ दो, अभी देखो कि मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जब रूट हेयर ने एक्टिवली मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया ना, तो उठा के मिनरल्स को उसने डाल दिया कहाँ पर, मिनरल्स को जाइलम के अंदर डाल दिया। आपने कहाँ डाल दिया, जाइलम में। जब मिनरल्स और ये सॉल्यूट्स, बेसिकली मिनरल्स अपने आप में बेटा सॉल्यूट्स में ना, तो मिनरल्स को उठाकर आप जाइलम में डालोगे तो कंडीशन क्या होगी। तो आपने मिनरल्स को लिया और मिनरल्स को उठा के जाइलम में डाल दिया, राइट। तो अब जाइलम का वाटर पोटेंशियल फॉल हुआ, पीछे कॉर्टेक्स के, एपिडर्मिस के, एंडोडर्मिस जितना भी था सब सेल्स का वाटर पोटेंशियल फॉल हुआ। तो पीछे पीछे क्या किया, ये कहता है इसके साथ साथ पीछे पीछे कंडीशन क्या हो रही है, द वाटर फॉलोज, कहाँ चला गया, द वाटर फॉलोज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके पीछे पीछे कौन आ जाता है भैया, यहाँ पे पानी इसके पीछे पीछे आ जाता है। आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है, द वाटर फॉलोज। डन है बेटा। अब देखिए, this positive pressure is called as root pressure and can be responsible for pushing up the water to small heights। बेटा पानी आया और देखो ये पानी आ रहा है और जाइलम के अंदर पानी भर गया। तो अब जाइलम के अंदर पानी भरने की वजह से पानी ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू होता है। तो एक तरीके से रूट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन गया, या आप उसको रूट प्रेशर बोलो चाहे रूट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलो। पानी रूट से भरते जा रहा है जाइलम में और इस वजह से कुछ हाइट तक, स्मॉल हाइट के लिए, किसके लिए, स्मॉल हाइट के लिए पानी ऊपर बढ़ सकता है। समझ आई बात। हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट, क्या रूट प्रेशर सच में एग्जिस्ट करता है, क्या ये बात हम देख सकते हैं। कहते हैं चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट ऑन अ डे वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, कट द स्टेम हॉरिजॉन्टली near the base with a sharp blade early in the morning। you will soon see drops of solution ooze out of the cut stem। this comes out due to positive root pressure। आप एक ऐसा दिन जहाँ पे ओस पड़ रही हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में नॉर्मल हो, उस दिन सुबह सुबह एक ग्रीन प्लांट में नीचे, पत्ती के पास नहीं, नीचे नीचे क्या कीजिए, आप ना कट मारिए। और कट मारने से कोई निकलेगा, पानी निकलता हुआ बेटा महसूस होगा, दिखाई देगा, पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। ये पानी किस वजह से निकलता है, रूट प्रेशर की वजह से। इफ यू फिक्स अ रबर ट्यूब टू द कट स्टेम एज अ स्लीव, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सुडेशन एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एक्सुडेट। यहाँ पे वर्ड है एक्सुडेट, तो एक्सुडेट तो मैं समझाता हूँ बेटा, एक्सुडेशन या फिर वर्ड है एक्सुडेट। एक्सुडेशन मतलब एक्सुडेट का बाहर निकलना, और एक्सुडेट क्या, जो आपके पास अंदर से सामान बाहर निकल रहा है। यानी आप एब्जॉर्ब करके कट करते हो, कट हो, जब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है आप कट करते हो, कट करने के बाद जो सामान बाहर निकल रहा है उसको मैं एक्सुडेट कह रहा हूँ, समझिए। तो अब जब आप क्या करते हो, जहाँ से आपने कट किया ना, ये प्लांट लिया, यहाँ पे आपने कट मारा, तो यहाँ पे ना इस तरीके से एक थैली लगा दो।
तो इसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अब कितनी स्पीड से पानी आ रहा है ये प्लांट के सब का सब हम मेजर कर सकते हैं। हम जो पानी आ चुका है एब्जॉर्ब होके उसकी कॉम्पोजिशन भी मेजर कर सकते हैं कि वो कौन कैसा कैसा क्या क्या सॉल्ट उसके अंदर है क्या नहीं है। The effect of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low and excess water collects in the form of droplets around special openings of vein near the tips of grass blades and leaves and many herbaceous plants. Such water loss in its liquid phase is known as guttation. क्या गटेशन है? बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लाइन है, तो इस लाइन को आओ देखो। ये लाइन कहता है कि बेटा आप ये एक लीफ देखिए, सुबह सुबह के वक्त क्या होता है कि जब बेटा आप इस लीफ को देखते हैं ना, तो लीफ के पास यहाँ पे टिप्स पे आपको इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाती हैं। आप अक्सर इस बात को सर्दियों में देख सकते हैं, बहुत ही कॉमनली सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आपके पास लीफ के पास इस तरीके से ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट क्यों मिलती है बेटा? क्या होता है ना बच्चे, ये लीव्स जो होती हैं, इन लीव्स के अंदर तो आपको पता है इस तरीके से वेन्स अपने को मिलती हैं, राइट। अब मुझे खुद बताओ, खुद दिमाग लगा के बताओ, ये जो वेन्स होती हैं बेटा, ये वेन्स हैं क्या? ये जो वेन्स हैं, ये जो मिड रिब है, ये बीच वाला जो मिड रिब है, ये है क्या? ये जाइलम के ही तो कंपोनेंट्स हैं। तो अब रात के वक्त भी प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब किया। देखिए रात के वक्त क्योंकि सनलाइट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी रूट क्या कर ले रही है, पानी एब्जॉर्ब कर ले रही है, और पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ पुश करेगी तो पानी लीव्स तक जाएगा। और लीव्स के इस जाइलम में, ये जाइलम के जो छोटे छोटे वेन्स एंड वेनलेट्स हैं, इनमें जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो उनके एंड्स में से एज अ लिक्विड ड्रॉपलेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और ये सुबह सुबह के टाइम आप देख सकते हो। तो बेटा इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द टिप्स एंड मार्जिन्स ऑफ द लीव्स, इसको हम कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं? गटेशन। बोलो बात क्लियर हुई? गटेशन क्या हुआ? वो फिनोमिना हुआ एक्सुडेट का, इस तरीके से बाहर निकलना लीव से सुबह सुबह के टाइम। हमने क्या इसको बेटा नाम दे दिया? हमने इसको नाम दे दिया एक्सुडेशन। बात क्लियर हो गई? सिंपल है ना? ये हमारा एक्सुडेशन क्लियर हो। अब आपके पास देखना आगे, रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट only provide a very soft push in the overall process of transport. वाटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या ये रूट प्रेशर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? कहता है नहीं, ये एक मॉडेस्ट पुश देता है, यानी हल्का सा पुश देता है। यानी अगर आप रूट प्रेशर के बेसिस पर चलना चाहते हो तो नहीं चल पाओगे बेटा, ये कुछ खास इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट में इतना खास रोल नहीं निभा पाता। अब आपको वाटर मूवमेंट में अगर बहुत तगड़ा रोल निभाना है तो आपको कुछ और चाहिए, आपको चाहिए ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ हार्ट और अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम कैन अचीव फेयरली हाई रेट्स। यानी अपवर्ड फ्लो, जाइलम में जो फ्लो का रेट होता है ना, उसका 15 मीटर पर आवर, मतलब बहुत अच्छी स्पीड है बेटा ये। अगर हम प्लांट के लिए बात करें, जाइलम में पानी का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो 15 मीटर पर आवर, इतनी स्पीड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इतना तगड़ा स्पीड कैसे आता है? हाउ इज दिस मूवमेंट अकॉम्प्लिश्ड? अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन, यानी बड़े लंबे वक्त से चला आ रहा है क्वेश्चन कि क्या पानी जाइलम में पुश किया जाता है कि पुल किया जाता है? अभी अभी आपने पढ़ा रूट प्रेशर तो पुश कर रहा था, लेकिन क्या रूट प्रेशर आपके पास कोई मेजर काम कर रहा था? तो नहीं। यहाँ पे इसने बोला ना, इट डज नॉट प्ले अ मेजर रोल, यानी रूट प्रेशर पुश करता है, उसका कोई खास रोल नहीं होता है। इसलिए अगर हमारा क्वेश्चन है कि अगर पानी मेनली पुश किया जा रहा है कि पुल किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि पुल किया जा रहा है, तो आंसर आप कहेंगे इट इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस पर्पस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। क्लियर? तो अब साइंटिस्ट की मान्यता यह है कि ट्रांसपिरेशन जो लीव से होता है वो पानी को पुल करता है, और इस बात को समझाने के लिए एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। नाम बड़े ध्यान से पढ़ो, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट।
तो बेटा ये पूरा प्रोसेस क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको ट्रांसपिरेशन समझाना पड़ेगा। हम लाइन बाय लाइन ट्रांसपिरेशन की रीडिंग शुरू करते हैं और हम ये मॉडल पूरा का पूरा फिनिश कर डालेंगे। ट्रांसपिरेशन Transpiration is the evaporative loss of water by plants. It occurs mainly कहाँ होता है, कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। Besides the loss of water vapor in transpiration, exchange of oxygen, carbon dioxide in the leaf also occurs through these stomata. यानी अगर अपने को स्टोमेटा इस तरीके से, प्लांट में स्टोमेटा इस तरीके से मिल रहा है, तो इससे ऑक्सीजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर आना भी दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और वाटर वेपर का बाहर निकलना, ये सारे प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होते हैं बेटा। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। ये नॉर्मली होता है, कैम प्लांट्स के साथ उल्टा होता है, इग्नोर करो। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। Immediate cause of opening and closing of stomata is the change in turgidity of the guard cells. Stomata open या close क्यों होते हैं, ये बात समझने के लिए guard cells तो मालूम है ना बेटा, इस तरीके से बीन शेप सेल्स होते हैं। आप जब बेटा guard cells की शेप को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या मालूम लगता है? आप जरा यहाँ पे guard cells की शेप को देखिए, इस तरीके से पहली बात है किडनी शेप। ऑल्सो बेटा गार्ड सेल्स की जो अंदर वाली टुवर्ड्स द एपर्चर, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये बहुत ही थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। और ये जो बाहर वाली साइड की यहाँ होती है, ये थिन होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे बेटा कुछ माइक्रोफिब्रिल्स लगे हैं, मतलब समझ लो कि इस तरीके से तारें लगी हुई हैं, कुछ रॉड्स इस तरीके से यहाँ पे ये अटैच्ड है। आपको ये वाली बात समझनी है। अब कंडीशन है गार्ड सेल्स जो है ना बेटा, इस तरीके से दो हैं, इनको हम इस तरीके से कर देते हैं, इसकी इनर वाली वॉल को हम थिक कर देते हैं। यहाँ पे फोटो में गार्ड सेल्स बेटा ओपन है। अपने को कैसे दिखाई दे रहे हैं? गार्ड सेल्स जो दिखाई दे रहे हैं बेटा, इस फोटो में ओपन दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स हैव दिस गार्ड सेल्स एज क्लोज्ड। गार्ड सेल्स अभी इसमें मान लेते हैं क्लोज्ड रूप में गार्ड सेल्स यहाँ पे पड़े हैं अपने पास। यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे है ओपन। क्लोज से ओपन क्यों हो? कंडीशन बच्चे क्या होती है कि अब यहाँ पर इस वाले रीजन में ना, इस वाले रीजन में गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरने लगता है, वाटर का एंट्री होता है। वाटर के एंट्री से क्या होता है, इस गार्ड सेल्स में पानी भरता है और पानी भरेगा तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या डेवलप होगा? पानी आने से टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। ये बात आप समझते हो? पानी आने की वजह से क्या होगा? टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। और इस टर्गर प्रेशर डेवलप होने से क्या होगा? गार्ड सेल्स ना, मतलब इसकी जितनी भी गार्ड सेल्स की वॉल होंगी चारों तरफ खुलने लगेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पानी यहाँ पे भर जाने की वजह से ये जो आपके पास फाइब्रिल्स हैं ये खिंचती हैं। तो ये फाइब्रिल्स बेटा देखो बाहर की वॉल को, इस वाली, ये फाइब्रिल्स जो हैं, ये वाली फाइब्रिल्स बाहर वाली वॉल को, देखो बाहर वाली वॉल को इस डायरेक्शन में धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर मैं कहूँ इस डायरेक्शन में बाहर वाली वॉल को धक्का लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन देख लग रहा है ना, ये बात समझाना चाह रहा था। तो बाहर वाली वॉल को धक्का लगता है तो आप सोचो कि मैं पीछे से आपकी ना शर्ट को पकड़ के खींचता हूँ, तो आप भी तो पीछे की तरफ मूव करोगे ना। तो ये जो अपने ये हैं, इनको इस डायरेक्शन में, फाइब्रिल्स को इस डायरेक्शन में खींचा पुल महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो गार्ड सेल्स की इनर वाली ये वाली वॉल है ना, जिसको अब मैं ब्लैक वाली को जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली ये वाले पोर्शन को भी ये अपनी तरफ, बाहर वाली तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि बेटा टर्गर प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, राइट और रॉन्ग? राइट ना? टर्गर प्रेशर इस तरफ को लग रहा है तो इस डायरेक्शन में हमें पुल महसूस हो रहा है, इजंट इट? तो बाहर की तरफ जो पुल महसूस होता है उसकी वजह से ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं बेटा? ओपन हो जाते हैं। यानी वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में एंटर किया,
टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ। टर्गर प्रेशर डेवलप होने के बाद इफेक्ट क्या होता है कि आउटर वॉल पुशेस आउटवर्ड्स, आउटर वॉल बाहर की तरफ पुश होती है। द रेडियल microfibrils are pulled towards outside and उसकी वजह से क्या होता है, stomatal aperture open, stomatal जो aperture होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ओपन हो जाता है। बात आपको क्लियर हुई, समझ आया ना? यहाँ पर सिंपल था, ये वाली बात हो रही है यहाँ पर। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन द डे, क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। अब कंडीशन क्या होती है, इमीडिएट कॉज गार्ड सेल की ओपनिंग या क्लोजनिंग का इज बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर इज थिक एंड इलास्टिक। व्हेन द टर्जिडिटी इंक्रीजेस, जब पानी अंदर आता है तो टर्जिडिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, द टू गार्ड सेल्स सराउंडिंग, फ्लैंकिंग मतलब सराउंडिंग ईच सोमैटल पोर, द थिन आउटर वॉल्स बल्ज आउट। बाहर वाली बॉल्स जो पतली पतली ये आउटर वॉल्स होती हैं ये बल्ज करती हैं, बाहर की तरफ को बल्ज आउट करती हैं। द थिन आउटर वॉल्स बल्ज आउट एंड फोर्स द इनर वॉल्स इन अ क्रेसेंट शेप। वो ऐसे से ऐसे में हो जाती है। इनर वॉल्स पहले इस तरीके से बंद थी, यहाँ पे स्टोमेटल पोर इस तरीके से बंद था। अभी इनर वॉल सीधी की जगह कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो अब ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी और एक ऐसे स्टोमेटा खुल जाएगा। The thin outer walls bulge out and force the inner walls into a crescent shape, full stop. The opening of stoma is aided due to orientation of microfibrils in the cell walls of the guard cells. मैंने आपको orientation बताई ना, ऐसी radial orientation, इनकी वजह से ये arrangement होती है बेटा। इनको microfibrils कहते हैं। किस चीज़ की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally. कैसे oriented radially, longitudinally नहीं हुई है, radially हुई है, इस लाइन का ये मतलब है। When the guard cells lose turgor, जब उनमें से पानी बाहर निकल जाता है due to water loss, the elastic inner walls regain their original shape. वो crescent shape से वापस इधर आ जाती हैं और guard cells के साथ साथ स्टोमा बंद हो जाता है। Usually, the lower surface of dorsiventral leaf has greater number of stomata. ध्यान रखना, dorsiventral dicot में stomata नीचे वाले एरिया में ज़्यादा मिलता है, abaxial में, isobilateral के अंदर equal होता है दोनों surface में। Transpiration is affected by several factors, several external factor। यहाँ पे बेटा external factor, temperature, light, humidity, wind speed। Plant factors यानी internal अगर मैं factors की बात करूँ तो मैं आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स बता चुका हूँ, ये वाले। इंटरनल फैक्टर्स में बात करी जाती हैं, इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। समझाता हूँ एक एक करके। टेम्परेचर इवेपोरेशन को बढ़ाता है, इन ज़्यादा इंटेंस लाइट हो इवेपोरेशन बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। विंड स्पीड ज़्यादा, ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाता है। इंक्लूड नंबर एंड, जितना ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा अगर ऊपर सरफेस पे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, जितना ज़्यादा खोला हुआ स्टोमेटा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, ज़मीन से पानी की कमी है तो वाटर का टर्गर नहीं बन पाएगा विद इन द स्टोमेटा, तो आपके पास ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब समझो इसको क्या होता है, एक बड़ा प्लांट है और इसके नीचे एक छोटा सा प्लांट है। बताओ इस छोटे से प्लांट के ऊपर लाइट प्रॉपर आ पा रही है? नहीं। तो लाइट जब प्रॉपर नहीं आएगी तो हीट प्रॉपर नहीं आएगी ना। पेड़ के नीचे बैठने से ठंडक महसूस होती है, इसका मतलब ये वाला पेड़ के पास लाइट और टेम्परेचर दोनों कम है। इसलिए अगर इस पेड़ के ऊपर इनकी परछाई है यानी कैनोपी है। कैनोपी का मतलब परछाई नहीं होता, कैनोपी होता है मतलब पत्तियों का जो एकदम झुंड सा झाड़ सा बन जाता है, उसको कैनोपी कहते हैं। जो शेड वाला एरिया बनता है उसको कैनोपी कहते हैं। तो ये शेड वाला एरिया क्रिएटेड बाय द लार्जर प्लांट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर द लोअर प्लांट। क्लियर हो गए आपको एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स? डन, क्लियर बेटा। अब यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना। द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन ascent of xylem sap depends mainly on the following properties of water। अब कंडीशन समझ लो कि स्ट्रॉ है, आपने सक किया और सारा कोक या कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पीते हैं आपके मुंह में आ गई। उसी तरीके से कंडीशन क्या है ना बच्चे कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है और सक्शन प्रेशर ना लीफ में बन रहा है।
लीफ वाला सक्शन प्रेशर जाइलम में दिखता है, जाइलम के अंदर एक्सप्रेस होता है, और जाइलम में एक तरीके से सक्शन प्रेशर बनता है। बात समझ आ गई? जाइलम में क्या बना? सक्शन प्रेशर बना। इतना आपको क्लियर हो गया? अब बेटा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ बढ़िया सा, आप उस तरीके से एक काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताऊंगा पहले, और फिर तुम्हें सारा आइडिया दूंगा। ये आपका घर है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर ये, फर्स्ट फ्लोर ये, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बेटा आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ज़मीन है। मैं बाल्टी में से इधर से मैंने पाइप ऐसे, देखना पाइप ऊंची लगा के जा रहा हूँ, पाइप इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है, और पाइप को मैंने इस तरीके से कर दिया। पानी वाटर फ्लो होगा? तुम कहोगे सर होगा, ऊपर से पानी तो नीचे जाएगा। बेटा आप एक काम कीजिए, आप ना एक करके देखना, आप पानी की बाल्टी लेना, करके देखना। आज मैं जो बताता जाऊंगा एग्जैक्टली वैसे होगा। पानी की बाल्टी लेना, उसके ऊपर पाइप डालना, और एक पाइप नीचे अपने भाई बहन या मम्मी पापा को किसी को भी दे देना, और देखो पानी जाएगा? नहीं, पानी नहीं जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पाइप को बाल्टी में डालना पड़ेगा, और पाइप के दूसरे हिस्से ऐसे करना पड़ेगा, और तब पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा, पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से एक बार सक्शन डालना पड़ा तो पानी का फ्लो चल पड़ा, इज़न्ट इट? और पानी फिर रेगुलर फ्लो होता जाएगा, रेगुलर फ्लो होता जाएगा। क्या आपको मेरी वाली बात आपको समझ आ रही है? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से बेटा मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कोहेशन का। कोहेशन क्या होता है समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कहता है कोहेशन हमें? देखिए पुत्र, कोहेशन क्या समझाना चाहता है कि वाटर मॉलिक्यूल एक और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये आपस में ना क्या रखते हैं? कोहेशन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कंडीशन होती है कि अब ना वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपने इस तरीके से सक्शन लिया तो आपने सबसे आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल को, मान लो कि सबसे आगे वाला वाटर मॉलिक्यूल सक हुआ। इस तरीके से एक पाइप थी, एक लंबी सी पाइप थी जिसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल थे, ठीक है। अब आप क्या करते हो? आप इस वाटर मॉलिक्यूल पे सक्शन लगाते हो, सिर्फ पहले पे। तो पहले वाला जब आगे बढ़ता है तो इसके इन दोनों के बीच में तो कनेक्शन है, इसलिए सेकंड वाला भी चल पड़ता है, इसलिए थर्ड वाला भी चल पड़ता है, इसलिए फोर्थ वाला भी चल पड़ता है, फिफ्थ वाला भी चल पड़ता है, सिक्स्थ वाला भी चल पड़ता है, सेवेंथ वाला भी चल पड़ता है। तो आपने खींचा तो पहले को था, यहाँ से पहले को आपने खींचा था, लेकिन बाकी सारे के सारे आ गए ना। ये हमारे पास होती है कोहेशन, ठीक है। अब जब आप प्लांट में ऑब्जर्व करते हैं तो प्लांट में जब ट्रांसपिरेशन शुरू होती है तो ऐसी सक्शन प्रेशर लगता है, तो पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल को वो खींचता है और उसके पीछे पीछे बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स आने शुरू हो जाते हैं। बेटा आपको क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? तो कोहेशन क्या होता है? अगर हम यहाँ पे पढ़ें, क्या कह रहा था? ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैम्प्स डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोहेशन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वजह से ट्रांसपिरेशन से वाटर का फ्लो होता है। एक बात समझ आ गई? एडेशन, इसको भी पढ़ते हैं। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस सच एज सरफेस ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ये भी समझाता हूँ। देखो कोहेशन तो आपको समझ आ गया ना, अब तुम्हें एडेशन समझाते हैं। अब वाटर जो है बेटा, वो वाटर इस तरीके से पड़ा है अपने पास, राइट? मैं ऐसे समझ लो, मैं इनको ड्रॉप्स दिखा रहा हूँ। अब ये ड्रॉप्स, ये ब्लैक ब्लैक यानी ट्रेकिया या ट्रेकरी एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, ट्रेकाइड कहते हैं, ये चीज इससे जुड़ी हुई है। कोहेशन की वजह से इनको आगे खींचा जा रहा है। तो अभी कंडीशन क्या होती है? बाय चांस बेटा आप ऐसा समझो कि मैं इस डायग्राम को टेढ़ा करके बनाता हूँ, उल्टा, मतलब एग्जैक्टली ऐसे बनाता हूँ। अब समझ आएगा, देखना। वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनके ऊपर आपने सक्शन लगाया तो कोहेशन, सक्शन की वजह से कोहेशन डेवलप हुआ और उसने वाटर को पुल करना शुरू कर दिया, ठीक। अब मान लो किसी कारण की वजह से, हाइपोथेटिकली सम रीजंस,
1 सेकेंड के लिए सक्शन बंद, तो वाटर ऊपर आने की जगह वापस नीचे गिरना शुरू होगा कि नहीं होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने की जगह नीचे गिरना शुरू कर देंगे क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल जब इस दीवार पे चढ़ रहे हैं ना, तो दीवार के अंदर ये दीवार से चिपक जाते हैं, यानी एडेशन भी हो जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में भी जुड़े हुए हैं, ये ऊपर वाला ब्लू वाला और नीचे वाला ये आपस में भी जुड़े हुए हैं, बट ये बेटा इससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जब ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो ये नीचे नहीं जाता। तो अब एडहेशन भी डायरेक्टली सपोर्ट करे ना करे, लेकिन एडहेशन इनडायरेक्टली उसको कभी नीचे नहीं गिरने देते। देखो, आप ऊपर चढ़ना चाह रहे हो तो दम लगा के ऊपर चढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज आपको गिरने से रोक रही है तो फायदा हो रहा है ना। एग्जैक्टली एडहेशन ये वाला काम कर रहे हैं। क्लियर आपकी बात होगी? कोहेशन समझ आ गया, एडहेशन समझ आ गया, आपको 2 कंसेप्ट पक्का से समझ आ चुके। तीसरा सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट मैं तुम्हें आइडिया सिंपल से दूंगा, कंसेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। ये वाला कंसेप्ट अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी समझने में। अगर इस कंसेप्ट को मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, मैं यहाँ तो आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, काफ़ी बड़ा सा बेटा सरफेस टेंशन के साथ एसोसिएटेड कैपिलैरिटी का कंसेप्ट होता है, वो तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको एक आइडिया दूंगा। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ लिया है तो गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे जल्दी। अगर कोई मेरे पास ट्यूब है और ट्यूब का रेडियस, क्योंकि ट्यूब सर्कुलर है, रेडियस होगा माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत स्मॉल रेडियस, तो इस माइक्रोस्कोपिक रेडियस होने की वजह से क्या होता है, वाटर अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है अपने आप, सरफेस टेंशन की वजह से। ये बात आपको याद करनी है। अभी कंसेप्ट इसका फिजिक्स में है, वो आपको फिजिक्स वाले सर आपके पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि वाटर मूवमेंट अपने आप शुरू हो जाती है अगर रेडियस माइक्रोस्कोपिक होगा। इसके पीछे कंसेप्ट रीजन क्या है, वो सरफेस टेंशन है, वो यहाँ पे एनसीईआरटी भी लिख दे रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन वाटर इन अ गैस फेज। तो उससे फर्क क्या होता है, सेंस ऑफ कैपिलैरिटी आती है, एक फोर्स बनती है जिसकी वजह से पानी ऊपर मूव करने लगता है। तो पूरी कंसेप्ट पढ़ना। These property of water give high tensile strength यानी एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, तो एक रस्सी की तरह एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, मतलब अगर कोई इसको खींच रहा है तो टूटेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे कोहेशन की वजह से। हाई कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन जो मैंने अभी आपको बताया। द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स, रेडियस कम यानी थिन ट्यूब्स, है ना। द इन प्लांट्स कैपिलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रेकेरी एलिमेंट्स। सिंपल सी बात, कैपिलैरिटी क्यों दिख रही है, क्योंकि बहुत पतला माइक्रोस्कोपिक डायमीटर बहुत बारीक होते हैं। तो इन तीनों चीजों की वजह से वाटर धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वाटर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अगर आप ये पूरा का पूरा कहानी पढ़ेंगे, अब आपको मस्त समझ आ जाएगी। इतना क्लियर। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। बेटा ट्रांसपिरेशन से पानी का नुकसान है, ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। ट्रांसपिरेशन से पानी जो जमीन से इतनी मेहनत से एब्जॉर्ब किया, ऊपर से उड़ंग करके उड़ गया। लेकिन आप स्टोमेटा खोलोगे तो ट्रांसपिरेशन होगा, बट स्टोमेटा खोलने से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, यानी आपके प्लांट का नुकसान हो रहा है पानी के लॉस से, लेकिन प्लांट का गेन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आके फिक्सेशन से। तो अब हमें एक कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है, ये होता है बेटा। तो ये कॉम्प्रोमाइज है तो हमें करना ही पड़ेगा, बस इसी बारे में ये वाली बात कही जा रही है। ट्रांसपिरेशन के कहते हैं मोर देन वन पर्पस है, क्रिएट्स द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, कूल्स द लीफ सरफेस, ये भी बात ठीक है, मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, बिल्कुल ठीक है, ये सब होता है। लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी आपके पास डिप्लीट होने लगता है बाय ट्रांसपिरेशन, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो हमारे पास रहती ही रहती। तो अभी तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने आपको लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वाटर समझा दिया। अब एनसीईआरटी मिनरल्स का आपको ट्रांसपोर्ट समझाना चाहती है, तो इस बात को ध्यान से समझना। मिनरल्स का अपटेक कैसे होता है बेटा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन से। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव अपटेक से होता है। अब जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव अपटेक से होता है तो मिनरल्स को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जाइलम वगैरह में डाल देते हैं, और जाइलम वगैरह में डालने के बाद एक पोटेंशियल बनता है, तो मिनरल्स के पीछे पीछे पानी भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसके लिए वर्ड बेटा आप ट्रांसलोकेशन भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसलोकेशन, ये वर्ड ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को मैं ट्रांसलोकेशन भी बोल सकता हूँ, चाहे जिस मर्जी चीज को। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन मिनरल आयंस को लेके क्या बात करते हैं एनसीईआरटी। After the ions have reached xylem through active और passive uptake और combination of two, majoritarily active होता है, some बहुत कम passive होता है। Their further transport up to the stem to all part of plant is through transpiration stream. Transpiration stream यानी पानी का जो बहाव चल रहा है उसी के साथ साथ मिनरल्स भी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? The chief sink, sink मतलब वो कहाँ पहुंचते हैं? Sink मतलब जहाँ उनकी जरूरत है। The chief sink for mineral elements are growing regions of the plant such as apical and lateral meristems, young leaves, developing flowers, fruits, seeds and the storage organs. वहां पे आपको predominantly minerals को भेजना है। Unloading the mineral ions occurs at fine vein endings through diffusion and active uptake by the cells. Xylem की इस तरीके से एक वेन आई, समझ लो यहाँ पे एक सेल है, तो यहाँ क्या होता है? अनलोडिंग, यानी मिनरल्स यहाँ से यहाँ बाहर निकल रहे हैं। अकर्स थ्रू फाइन वेन एंडिंग्स थ्रू डिफ्यूजन, यानी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं डिफ्यूजन से। कैसे बाहर निकल रहे हैं यहाँ से बाहर बेटा? अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से बाहर आपके पास कैसे निकल रहे हैं? डिफ्यूजन से। ये है वेन, ये है सेल, और सेल के अंदर किस तरीके से जा रहा है? बाय एक्टिव अपटेक। एक्टिव अपटेक यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी अगर यहाँ पे देखें इस तरीके से, ये अपने पास एक वेन है और ये एक सेल है, तो वेन से बाहर निकल रहा है डिफ्यूजन से और यहाँ से अंदर जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहानी डन हो गई? समझ आ गई नहीं? मस्त आएगा, देखो बिल्कुल इजी। मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड, एक जगह डाल दिया गया, फिर उठा के उनको कहीं और डाल दिया गया, फिर वहां से उठा के कहीं और डाल दिया गया। फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज मतलब बार बार उनको घुमाते फिराते रहते। पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिंग पार्ट्स, पुराने बूढ़े होते हुए जो पुराने प्लांट के पार्ट्स रह जाते हैं वहां से उठा के यंग पार्ट्स में डालते हैं। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ इट्स मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स, जो लीव्स मरने वाली होती हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होंगे ना जिनको प्लांट ने इतनी मुश्किल से उठाया था, तो प्लांट कहते हैं यार इतनी मेहनत करके हम इनको जमीन से उठाया था, अब एक लीफ प्लांट की बहुत सारी में से कुछ लीव्स झड़ने वाली हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो वो लीव्स में से आप मिनरल्स निकाल के, उन मिनरल्स को निकाल के दूसरी जगह भेज देते हो जहाँ पे उनकी जरूरत है। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ द मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स। क्लियर हो गई बात? Similarly, before leaf falls in deciduous plants, minerals are removed to other parts. Elements most readily mobilized are phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मूव करने वाले ये चारों। Some elements that are structural components like calcium are not remobilized. According to this chapter, NCERT इस चैप्टर में कहता है कि कैल्शियम जैसी चीज़ें मोबिलाइज नहीं करती, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आपके पास मोबिलाइज करते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर मोबिलाइज्ड एंड कैल्शियम इज नॉट रिमोबिलाइज्ड। यानी एक बुजुर्ग लीफ में अगर कैल्शियम होगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा, तो कैल्शियम नहीं निकलेगा यहाँ से, कैल्शियम इसी लीफ में रह के गिर जाता है। क्यों? समझाऊंगा अगले वाले चैप्टर में। An analysis of xylem exudates show that though some of the nitrogen travels as inorganic ions, much of it is carried as organic form amino acids and related compounds. Nitrogen कुछ मिनरल्स की तरह और मेजॉरिटी आपके पास ऑर्गेनिक अमाउंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में जाता है। Small amount of phosphorus and sulfur are carried as organic compounds. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ कि phosphorus, sulfur, nitrogen mainly are transported as organic, these mainly transported as inorganic. इतना क्लियर? यहाँ लास्ट टॉपिक है बेटा, सिंपल सा छोटा सा पोर्शन है, ये मेरे साथ लाइन बाय लाइन आप रीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पानी का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो भैया देख लिया, समझ लिया, निपटा लिया। अब हमें ट्रांसपोर्ट किसका करना है? खाने का, फूड का, और वो किसके माध्यम से होगा? फ्लोएम के थ्रू।
किस तरीके से होता है, ये लाइन बाय लाइन, ये पूरा का पूरा आप थ्योरी फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट थ्योरी समझ गए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सबसे अनअंडरस्टूड पोर्शन है इस चैप्टर का, ढंग से करेंगे। फूड प्राइमरीली सुक्रोज, खाना प्रिडोमिनेटली जो सुक्रोज है, बेसिकली आप लगाओ बेटा, ध्यान से बात सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल से क्या बनता है, ग्लूकोज, ओके। एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट जो होता है, हम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सुक्रोज में। ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया, ये बात मैं बता रहा हूँ तो ध्यान रखना। फूड प्रिडोमिनेटली सुक्रोज, जिसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं, इज ट्रांसपोर्टेड बाय वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। जहां पे है और जहां जरूरत है, जहां पर प्रेजेंट है वो और जहां जरूरत है, सोर्स और सिंक। ध्यान से देखना, जब नॉर्मल टाइम चल रहा है तो सोर्स आपके पास लीफ है, सिंक है बेटा रूट। लेकिन जब कंडीशन मुश्किल है, लीव्स झड़ चुकी हैं, तो अब रूट जो होंगी वो उन्होंने खाना स्टोर करके रखा हुआ है, रूट या स्टोरेज एरिया, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो, और ग्रोइंग पार्ट्स, वो उस टाइम उसका सिंक हो जाएगा। बाई डायरेक्शनल फ्लो है। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइजेस द फूड। जहां पे अक्सर फूड बनता है ऐसा समझा जाता है यूजुअली, जैसे लीफ। एंड सिंक द पार्ट दैट नीड्स और स्टोर्स द फूड। बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड, वो पलट जाते हैं, ऐसे समझा है ना, डिपेंडिंग ऑन द सीजन और प्लांट की जरूरतों के मुताबिक। Sugars stored in roots may be mobilized to become source of food in the early spring when the buds of the trees act as sink. ये बात समझाई ना। जब अब प्लांट की ग्रोथ होनी शुरू हुई है, पतझड़ खत्म हुआ, सर्दी खत्म हुई, और प्लांट में अब देखिए ना, पत्ती बहुत छोटी छोटी है, नई नई पत्ती आनी शुरू हुई, तो फोटोसिंथेसिस इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब प्लांट में जब नए बड्स आ रहे हैं तो ग्रो करने के लिए उनको खाना चाहिए, तो कहाँ से लोगे खाना, रूट्स में से लोगे, ठीक है। Since the source and sink relationship is variable, कभी सोर्स सिंक बन जाता है, कभी सिंक सोर्स बनता है, कभी सोर्स सिंक बन जाता है, रिलेशनशिप वेरिएबल चलती रहती है, इसलिए डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ मूवमेंट होता है फ्लोएम के अंदर। जब बेटा इसको हम जाइलम से कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो जाइलम में हमेशा यूनि डायरेक्शनल फ्लो होगा, याद रखना। जाइलम जमीन से पानी लेके ऊपर जाती, कभी लीफ से पानी लेके जमीन में नहीं आती, कभी भी ऐसा नहीं होता। जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जाता है। Hence, unlike one-way flow of water in transpiration, food in phloem sap can be transported in any required direction, so long as there is a source of sugar and a sink able to use, store or remove the sugar. Point is, कहीं से डलने वाला हो और कहीं से निकलने वाला हो। आप जो है बेटा इस तरीके से अगर फ्लोएम को रखोगे, सोर्स से और सिंक, ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देखना। सोर्स से फूड डालोगे और यहां से निकालोगे। जब तक डाला जा रहा है खाना और निकाला जा रहा है, फ्लो चलता रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया सोर्स और ऊपर वाला एरिया सिंक बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसा भी है, यहाँ से खाना डाला जाए, यहाँ से निकालता रहे। यानी खाने का ट्रांसलोकेशन तब तक होता रहेगा जब या तो कहीं से डलता रहेगा निकलता रहेगा, या फिर डलता रहेगा निकलता रहेगा। मतलब पॉइंट इज गेटिंग इन एंड आउट, हमेशा इन आउट फिनोमिना चलना चाहिए कि अगर कहीं से खाना डल रहा है तो कहीं से निकल जाए। समझ लो तुम खाना डालते जा रहे हो और यहाँ से निकल नहीं रहा, तो क्या ट्रांसलोकेशन हो पाएगा? नहीं। याद रखिएगा, खाना डलना भी चाहिए और निकलना भी चाहिए। चाहे सी बात है ना बेटा, ये तो सिंपल लॉजिक है। बस यही बात एनसीईआरटी ने कहा, अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन, फूड इन फ्लोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी डायरेक्शन। कब तक चलेगा? एज लॉन्ग एज देयर इज अ सोर्स एंड देयर इज अ सिंक एबल टू यूज, स्टोर एंड रिमूव द शुगर। सिंक जो सोर्स ने डाला है, सिंक हमेशा उसको अगर जब तक निकालता रहेगा तब तक ट्रांसलोकेशन होता रहेगा। फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। ओके, फ्लोएम सैप, सैप यानी जैसे जाइलम के अंदर सैप होता है जिसमें वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, फ्लोएम सैप में वाटर एंड सुक्रोज होता है। याद रखिएगा बेटा, वाटर फ्लोएम एंड जाइलम दोनों में मिल रहा है। But other sugars, hormones, amino acid are also transported या translocated through phloem. फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम ट्रांसलोकेशन बोल सकते हैं, बात क्लियर।
फ्लोएम किस किस चीज को कर रहा है? सुक्रोज को कर रहा है, यस। वाटर को कर रहा है, यस। शुगर्स को कर रहा है, अलग अलग बाकी शुगर्स को, यस। हार्मोन्स को कर रहा है, यस। अमाइनो एसिड्स को कर रहा है, यस। तो इन सब कंपोनेंट्स को भी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे थ्योरी आती है कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जाइलम में एडहेशन, कोहेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी थी, वो सीख ली। उस थ्योरी ने कहा था कि कोहेशन एडिशन फोर्सेस हैं, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इस वजह से जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फ्लोएम में प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होती है। कौन सी होती है बेटा? मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। सीखो। The accepted mechanism used for translocation of sugars from source to sink is called pressure flow hypothesis. ये हाइपोथेसिस हमें ट्रांसपोर्ट सिखाती है। क्या होता है? कहते हैं जैसे ही ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में। Sugar is then moved in the form of sucrose into the companion cells and then into living phloem sieve tube cells by active transport. आपने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस करने के बाद बेटा क्या किया, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, लीफ में फोटोसिंथेसिस किया और यहाँ पे आपने क्या बना डाला? सुक्रोज। फिर इस सुक्रोज को लिया, आपने डाला कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल्स में आपने कंपेनियन सेल से किस में डाल दिया? आपने इस तरीके से, कंपेनियन सेल्स ये होते हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ से ये इसमें गया और इससे इसमें गया, तो सुक्रोज कंपेनियन सेल और यहाँ गया, और यहाँ पे जो एक्टिव अपलोड हुआ यानी एक्टिवली कंपेनियन सेल्स ने इनटू सीव ट्यूब्स, यानी जब सुक्रोज कंपेनियन सेल्स में गया और यहाँ से इधर गया, ये दोनों प्रोसेस कंपेनियन सेल के अंदर जाना और यहाँ से सीव ट्यूब के अंदर आना, दोनों प्रोसेस किस तरीके से एक्टिव होते हैं? एक्टिव अपलोड इनटू सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, दोनों के अंदर सुक्रोज का इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर एक्टिव अपलोड होता है। ध्यान से देखो, sugar is then moved in form of sucrose into companion cells and then into living sieve tube cells by active transport. Clear? This process of loading at the source produces a hypertonic condition in the phloem. अब आप ध्यान से देखिएगा, लीफ, सुक्रोज आया, हमने इधर कंपेनियन सेल लिया बेटा एक, और इधर आपने इस तरीके से एक सीव ट्यूब लिया, ठीक है। अब यहां से इसका इधर से इधर तक जो मूवमेंट मैं कहता हूं, ये जो मूवमेंट हुई है ये एक्टिव हुई है, और एक्टिव मूवमेंट की वजह से ना यहाँ पे खूब सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है कि नहीं हुआ है? आपको समझ आ रहा है? बहुत सारा ना आपके पास यहाँ पे सुक्रोज यानी चीनी जैसा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, ऊपर वाले एरियाज में भी, नीचे वाले एरियाज में भी। यहाँ पे कहाँ पर ये सारी का सारी कहानी बेटा लीफ के पास हो रही है, नियर द लीफ। अब इसके साथ साथ पैरेलल बेटा क्या है, ये तो हमने फ्लोएम बना दिया, इधर अपने पास ये क्या है, अपने पास जाइलम। ओके, फ्लोएम और जाइलम ना बगल में बैठे हैं, हमने लीफ के नोट में पढ़ी है। तो ये जो इधर जब सामान आता है तो बेटा आप यहाँ देखो, इतना सारा सॉल्यूट यहाँ आया, तो सॉल्यूट इतना ज्यादा आने की वजह से म्यूएस की वैल्यू बढ़ गई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, यानी कंडीशन कैसी हो गई? हाइपरटोनिक। जब कंडीशन यहाँ पर हाइपरटोनिक होगी तो आसपास वाले एरिया के जो सेल्स होंगे वहां से पानी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो आसपास वाले एरिया के सेल से पानी इधर फ्लो करेगा और यहाँ से जाइलम से पानी इधर बाहर निकलेगा, यानी जाइलम का पानी बाहर निकला और इधर के इधर आपके पास फ्लोएम के अंदर पहुंच गया। तो देखो आप यहाँ पे कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्लोएम के अंदर इतने सारे ब्लू कलर के एरोस यानी पानी और इतने सारे डॉट 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 जो हमने बनाया, इतना सारा शुगर। फ्लोएम के अंदर इतनी सारी चीजें आ गई कि नहीं आई बेटा? आ गई ना। तो जब फ्लोएम में बेटा इतनी सारी चीजें एक ही साथ आ गई ना, तो फ्लोएम में एक भयंकर प्रेशर बनता है, बम करके इतना सारा प्रेशर बन जाता है। अब फ्लोएम के अंदर यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक। और अब फ्लोएम के पास पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना था, और यहाँ समझ लो आपके पास रूट है, यहाँ हमारे पास रूट के पास ये कंपेनियन सेल, ये अपने पास सीव ट्यूब, तो यहाँ ये रूट थी।
यहां से मैंने फूड उठा के रूट को वापस कर दिया। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने क्या किया, यहां से फूड उठाया और फूड को यहां से एक्टिवली मैंने फूड को ट्रांसपोर्ट कर लिया। अब फूड को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर लिया, अब इसके साथ साथ कंडीशन हुई, यहां पे आपके पास नेगेटिव प्रेशर बना कि नहीं बना? नेगेटिव प्रेशर बना कि नहीं बना? तो ऊपर से पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लो एकदम प्रेशर की वजह से हो रहा है। और प्रेशर का फ्लो मैंने तुम्हें समझाया था, बल्क फ्लो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एन मास से। ये बल्क फ्लो हो रहा है, एन मास से समझाया था ना। ये वाला फ्लो होना शुरू होता है और यहाँ से यहाँ मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। ये कहता है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम। सॉल्ट शुगर इतनी सारी आने की वजह से यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई, तो उस वजह से कौन आएगा? सराउंडिंग एरिया से पानी आना शुरू करेगा, स्पेसिफिकली जाइलम से। तो water in the adjacent xylem moves into phloem by osmosis, clear. The osmotic pressure builds up, यानी वहां पे बहुत ही पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, builds up in the phloem and sap will move to the areas of lower pressure। बेटा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड गलत एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास समझ लो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये समझ सकते हो। तो सैप आपके पास मूव करेगा टू द एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर। एट द सिंक osmotic pressure must be reduced, यानी pressure must be reduced. Active transport is necessary to move the sucrose out of the phloem sap and into the cells which will use the sugar, converting it into energy. Sugars are removed, osmotic pressure decrease, water moves out of the xylem। नहीं समझ आया तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे जो इतना सारा खाना है, ये खाना जो था ये सारा का सारा बेटा, ये खाना मैंने क्या किया, एक्टिवली रूट के सेल्स को देना शुरू कर दिया, सिंक में देना शुरू किया। यहाँ पे मैं रूट नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सिंक लिख देता हूँ। तो देखो अब क्या हुआ, फ्लोएम से तुमने सारा का सारा फूड निकाल लिया, तो फ्लोएम में तो फूड के अलावा पानी भी तो था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जाइलम है, यहाँ से पानी जो होगा वो वापस जाइलम के अंदर चला जाएगा। तो जो ऊपर से जाइलम से पानी लिया वो वापस हम ले आए, वापस जाइलम में डाल दिया, तो जाइलम में पानी की कमी नहीं होती और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट पूरा हो ही जाता है। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई? पक्का डन? To summarize, the movement of sugars in the phloem begins at the source where sugars are loaded, actively transported into sieve tube. Loading of phloem sets a water potential gradient that facilitates the mass movement of phloem। जब शुगर्स को उसके अंदर सीव ट्यूब में डाला गया तो पीछे से पानी भी खूब सारा आया, आपके पास पानी खूब सारा आने की वजह से मास फ्लो होना शुरू हो गया। Phloem tissue is composed of sieve tubes which form long columns with holes in their end walls called as sieve plates। मालूम है sieve tubes के एंड में यहाँ पे ऐसे डॉट, यहाँ देखते हैं ना sieve tube को, अगर हम एंड में देखें तो ऐसे हमें छेद मिलेंगे sieve plates में, sieve pores मिलते हैं। Cytoplasmic strands pass through these holes, so forming a continuous filament। कुछ नहीं बात है, ये कहता है कॉम्प्लेक्स कर देती है एनसीईआरटी बार और कुछ नहीं। कहते हैं ये सीव ट्यूब है, ये दूसरी सीव ट्यूब है, इसके बीच में ऐसे छेद हैं, तो इनसे छेद से क्या होता है, कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास करते हैं। कहने का मतलब है इस वाले का साइटोप्लाज्म इसके अंदर कंटिन्यू है। जब साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा इस तरीके से कंटिन्यू है, इनका साइटोप्लाज्म आपस में, यहाँ पे तो भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ये इस तरीके से भरा हुआ है, और साइटोप्लाज्म ऊपर वाले का नीचे भी अपने को देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स अपने को कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं। बस यही वाली बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो मुद्दे की बात पूर्ण रूप से ये है कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट आप बल्क फ्लो के थ्रू देखते हो। जाइलम के लिए मेजॉरिटिवली आपके पास रूट प्रेशर थोड़ा सा, ट्रांसपिरेशन मेजॉरिटिवली वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एब्जॉर्ब कैसे किया गया ये भी आपको समझ आ गया। तो पूरा प्रोसेस बेटा ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसलोकेशन का क्या था, आई बिलीव आपको बात क्लियर हो चुकी है। इसके साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं और इस चैप्टर को भी वंस एंड फॉर ऑल फिनिश ऑफ करते हैं। वी आर क्लोजली मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द +1 बेटा। तो मुझे एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से ये है कि मन लगा के पढ़ते जाओगे, फिनिश ऑफ करते जाओगे। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।